गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग रेशो के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लेखांकन अनुपात। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज के बारे में। इसमें हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस रेशो में बी क्लासिफाइड एज अंडर। उद्देश्य के आधार पर अनुपातों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट, लिक्विडिटी रेशो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तरलता अनुपात। सेकंड, सोल्वेंसी रेशो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शोधन क्षमता अनुपात। थर्ड, टर्नओवर और एक्टिविटी और परफॉर्मेंस रेशो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आवर्त या क्रियाशीलता या निष्पादन अनुपात। एंड फोर्थ है प्रोबेबिलिटी रेशोज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लाभप्रदता अनुपात। तो पिछले पार्ट में हमने लिक्विडिटी रेशो तरलता अनुपात के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज इन टाइम। तो तरलता का क्या अर्थ होता है? तो तरलता का अर्थ है फर्म की चालू दायित्वों का समय पर भुगतान करने की क्षमता, कि हम जो हैं जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है उसको पे करने के लिए हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, हमारे में एबिलिटी जो हमारे में योग्यता है कि नहीं है, ये हमारे को बताती है लिक्विडिटी रेशो। इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले पार्ट में डिस्कस कर लिया था। आज हम जानेंगे सेकंड जो है सोल्वेंसी रेशो, शोधन क्षमता अनुपात। तो अब हम जानते हैं सोल्वेंसी रेशो के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शोधन क्षमता अनुपात। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सोल्वेंसी रेशो शोधन क्षमता अनुपात क्या है। सोल्वेंसी मीन्स एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू repay इट्स आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो इन अनुपातों की गणना फर्म के दीर्घकालीन दायित्वों का समय पर भुगतान करने की क्षमता को जांचने के लिए किया जाता है। तो सोल्वेंसी रेशो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? इसको हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं जो हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, जो हमने पे करनी है, उसको पे करने के लिए हम जो हैं हमारे में एबिलिटी योग्यता है कि नहीं है, तो वो बताती है सोल्वेंसी रेशो कि हमारे जो दीर्घकालीन दायित्व हैं क्या हमारे में उनका समय पर भुगतान करने की क्षमता है कि नहीं है, ये जांचने के लिए हम सोल्वेंसी रेशो को कैलकुलेट करते हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी रेशो जो है कैलकुलेट की जाती है। तो दीज रेशोज आर, इनमें निम्न अनुपात को सम्मिलित किया जाता है। तो फर्स्ट है डेब्ट इक्विटी रेशो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऋण क्षमता अनुपात। सेकंड है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कुल संपत्ति ऋण अनुपात। और थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वामित्व अनुपात। तो ये तीन रेशो जो हैं सोल्वेंसी रेशो में कैलकुलेट की जाती है। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशो के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऋण क्षमता अनुपात। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशो, ये ऋण क्षमता अनुपात क्या है। तो डेब्ट इक्विटी रेशो इज कैलकुलेटेड टू नो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म। दिस रेशो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर फंड। अब क्या बोलता है, ऋण क्षमता अनुपात को फर्म की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति मालूम करने के लिए ज्ञात किया जाता है। तो इसको हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखनी होती है फर्म की, इसको कैलकुलेट करके हम करते हैं। यह अनुपात दीर्घकालीन दायित्वों और अंशधारी कोषों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तो किस किस में रिलेशनशिप बताता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड शेयर होल्डर फंड्स में। और हिंदी में हम कह सकते हैं दीर्घकालीन दायित्वों और अंशधारी कोषों के मध्य क्या करता है, संबंध को बताता है। इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। अब हम जानते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशो कैसे कैलकुलेट की जाता है। तो डेब्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेब्ट और लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर फंड्स और नेटवर्थ। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं डेब्ट अपॉन इक्विटी भी लिख सकते हैं, या हम लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर फंड भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो डेब्ट है, डेब्ट को हम लॉन्ग टर्म लोन्स भी कह सकते हैं, ये हम एक्सटर्नल फंड भी कहते हैं, ये हम आउटसाइडर फंड भी कहते हैं। तो डेब्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स, एक्सटर्नल फंड या आउटसाइडर फंड में क्या क्या शामिल किया जाता है वो हम जानते हैं। इसमें आते हैं डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स
प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स और बॉन्ड। ये किस में आते हैं? ये आते हैं डेप्ट। ये हमारे आउटसाइडर फंड है, जो आउटसाइडर हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। तो क्या क्या है इसमें? डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और बॉन्ड। अब हम जानते हैं जो शेयर होल्डर फंड है, तो शेयर होल्डर फंड को हम इक्विटी के नाम से भी जानते हैं, नेट वर्थ के नाम से भी जानते हैं, इंटरनल फंड भी जानते हैं और प्रोप्राइटरी फंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक ही नाम है, चाहे शेयर होल्डर फंड, चाहे इक्विटी, नेटवर्थ, इंटरनल फंड, प्रोप्राइटरी फंड। अब शेयर होल्डर फंड में हम क्या क्या शामिल करते हैं? तो इसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑल रिजर्व। जितने भी रिजर्व हैं, किसी भी नाम के रिजर्व रखे हों, सब के सब जो हैं वो शेयर होल्डर फंड में शामिल होते हैं, प्लस प्रॉफिट्स माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और माइनस लॉसेस। तो जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं या लॉस होते हैं वो लेस हो जाते हैं, और इसके साथ साथ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जितने रिजर्व हैं प्रॉफिट है उनको हम प्लस कर देते हैं, और हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाता है? शेयर होल्डर फंड। तो फिर हम क्या करेंगे? जो डेप्ट हैं, जो आउटसाइडर फंड हैं, उनको हम डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर फंड से, और हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा? डेप्ट इक्विटी रेशो। तो हमने जान लिया डेप्ट इक्विटी रेशो के बारे में। तो डेप्ट अपॉन इक्विटी, तो डेप्ट इक्विटी रेशो होगी। अब हम जानते हैं सेकंड। तो सेकंड जो हमारी रेशो है वो है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो। इसको हम हिंदी में कहते हैं कुल संपत्ति ऋण अनुपात। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो क्या है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो शोज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस। यह अनुपात यह प्रकट करता है कि संस्था की कुल संपत्तियों का कितना भाग दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्त किया गया है। तो अब हम इसको समझते हैं। तो जो भी बिजनेस है उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, एक इन्वेस्टमेंट होती है शेयर होल्डर की, जो मालिक है उनकी, और एक होती है आउटसाइडर की। और जो इन्वेस्टमेंट होती है उनसे हम क्या करते हैं? जो एसेट्स है उसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो अनुपात है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, इसमें हम ये जानते हैं कि जो हमारी एसेट्स है उसमें जो है, जो हमारे दीर्घकालीन ऋण हैं, दीर्घकालीन ऋणों से हमने कितना पैसा जो है फिक्स्ड एसेट्स में और करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया गया है। तो ये रेशो हमारे को बताता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ द बिजनेस। अब हम जानते हैं कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज़ कैलकुलेटेड एज अंडर। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हम जानते हैं किसका? टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो का। तो इसका फार्मूला है, सबसे पहले हमारे पास टोटल एसेट्स आ रही है, तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट, और हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट से, और हमारे पास टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। तो क्या फार्मूला बना टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो का? तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। अब हम जानते हैं टोटल एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आएंगी। तो इनमें आएंगी फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स मिलकर के क्या बनाती है? आपकी टोटल एसेट्स बनाती है। इसमें जो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती है, ये जिनको हम मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं, उनको हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे शामिल? क्योंकि ये एसेट्स नहीं होती हैं, वो हानियाँ होती हैं, लॉसेज होती हैं, जिनको हमने फ्यूचर्स के प्रॉफिट में से राइट ऑफ करना होता है। तो जब भी हम टोटल एसेट को कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। अब हम जानते हैं कि जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा। तो आपको मैंने बोला कि डेप्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट, एक्सटर्नल फंड या आउटसाइडर फंड भी हम इनको बोलते हैं। तो इसमें डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और बॉन्ड, ये इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये जो रेशो है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो, ये क्या करती है? ये शोज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ द बिजनेस। तो हमने जान लिया टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो के बारे में। अब हम जानते हैं जो सॉल्वेंसी रेशो में जो थर्ड रेशो कैलकुलेट की जाती है, प्रोप्राइटरी रेशो, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोप्राइटरी रेशो को हम हिंदी में स्वामित्व अनुपात कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में। तो प्रोप्राइटरी रेशो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर फंड्स टू टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। तो
तो यह अनुपात अंशधारी कोषों की कुल संपत्तियों से तुलना करता है। तो जो हमने अभी डिस्कस किया टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, ये जो रेशो थी ये मतलब देखती थी कि जो आउटसाइडर जो फंड है उसमें हमने कितना जो है एसेट्स में इन्वेस्ट किया है। तो इस तरह जो प्रोप्राइटरी रेशो है ये रेशो हमारे को बताता है कि जो शेयर होल्डर फंड का हमने कितना पैसा जो है जो एसेट्स हैं हमारी उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम इसका फार्मूला जानते हैं। इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। तो फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। हम ऐसा करेंगे जो शेयर होल्डर फंड है उसको टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे और हमारे पास प्रोप्राइटरी रेशो फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम जानते हैं शेयर होल्डर फंड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में जब हमने डेब्ट इक्विटी रेशो डिस्कस किया था तो उसमें भी आपको बताया था, फिर से बताता हूं। तो शेयर होल्डर फंड में आ जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑल द रिजर्व और प्रॉफिट माइनस प्रीमियरी एक्सपेंसेस और लॉसेस। और हम जो हैं शेयर होल्डर फंड को किस किस नाम से जानते हैं ये भी बताया था आपको मैंने। ये हम जानते हैं, इसको हम इक्विटी के नाम से, नेटवर्थ के नाम से, इंटरनल फंड के नाम से, प्रोप्राइटरी फंड के नाम से भी जानते हैं। ये एक ही नाम है। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस ऑल रिजर्व प्लस ऑल प्रॉफिट माइनस प्रीमियरी एक्सपेंसेस माइनस लॉसेस। अब जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स को आपको बता दिया था कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, इसको हम शामिल करेंगे। जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है या जिनको हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो टोटल एसेट्स में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, ओनली फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। और इस तरह जो प्रोप्राइटरी रेशो है उसका फार्मूला हुआ शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, और ये हमारी प्रोप्राइटरी रेशो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशो हमारे को किसके बारे में बताती है कि जो हमारे शेयर होल्डर फंड है उस फंड में हमने कितना जो है टोटल एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये कंपैरिजन करता है। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।